नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पोषक विरोधी कारक हमने पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने दो पढ़ लिए थे, टिप्सिन इनहिबिटर और एप्लाटॉक्सिकोसिन। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ेंगे कि रिज्गा में पोषक विरोधी कारक क्या रहता है। ठीक है, रिज्गा में पोषक विरोधी कारक क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा सेपोनिन। ठीक है, रिज्गा में जो पोषक विरोधी कारक रहेगा वो रहेगा सेपोनिन। अब सेपोनिन से क्या होता है, अगर हम जानवर को रिज्गा ज़्यादा मात्रा में खिला दें, ठीक है, अगर जानवर को रिज्गा ज़्यादा मात्रा में खिला दे तो उसमें हो जाएगा जागदार आफरा। जागदार आफरा, आफरा का मतलब कि उसके पेट में गैस इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, अब गैस बनने को हम आफरा नहीं करेंगे, गैस बनने को आफरा हम नहीं कहेंगे। आफरा किसे कहेंगे, गैस इकट्ठा हो जाए, शरीर से बाहर नहीं निकल पाए, रुमन से बाहर नहीं निकले, उसको बोलेंगे हम आफरा। गैस तो नॉर्मली बनेगी ही, पर वो धीरे धीरे बाहर भी निकलेगी। अगर गैस शरीर में इकट्ठा हो जाए, बाहर नहीं निकल पाए, उसको बोलेंगे हम आफरा। यानी कि अगर जानवर को ज़्यादा मात्रा में रिज्गा खिला दिया जाए तो उसके शरीर में सेपोनिन नाम का उसमें पोषक विरोधी कारक उत्पन्न होगा, जिससे जागदार आफरा बनेगा। अब इसका उपचार क्या है, तो साइमेथिकोन। एक तो रहेगा साइमेथिकोन, जो नॉर्मली आता है ग्लोटोसिल नाम से, ग्लोटोसिल, और रहेगा इसमें एक डाइमेथिकोन। ठीक है, एक तो इसमें रहेगा साइमेथिकोन और दूसरा रहेगा डाइमेथिकोन। ठीक है, चौथा रहेगा सुबबुल। सुबबुल, ठीक है, सुबबुल मतलब बबुल जैसा ही एक पौधा पेड़ रहता है सुबबुल का, इसमें रहता है माइमोसिन। इसमें पोषक विरोधी कारक रहेगा माइमोसिन। अब माइमोसिन क्या करेगा, तो ये रहेगा वो शरीर में उसके जो भी जानवर है उसके शरीर में आयरन की कमी करेगा। ठीक है, तो जानवर के शरीर में आयरन की कमी करेगा, जानवर के शरीर में आयरन की, या फिर एपी की कमी करेगा। अब फेरस की कमी करेगा, अगर फेरस की कमी करेगा तो इसमें क्या होगा, एनीमिया, यानी कि खून कम बनेगा। इसमें होगा एनीमिया, यानी खून की कमी होगी। ठीक है, इसमें होगा एनीमिया। एपी के कारण से क्या होगा, खून की कमी होगी और एनीमिया होगा। अगर एपी की कमी हो रही है तो फेरस की कमी हो रही है तो उसको हम देंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4, यानी कि सुबबुल में पाया जाएगा माइमोसिन, जो फेरस की कमी करेगा, और उसके उपचार में देंगे हम फेरस सल्फेट। उसके बाद हम देंगे कपास की खल, कपास की खल, या इसको बोलेंगे हम बिनोला, या फिर कॉटन सीड केक, कॉटन सीड केक। ठीक है, यानी कि कॉटन सीड केक। ठीक है, कपास की खल या बिनोला, जिसे हम कहेंगे कॉटन सीड केक। अब इसमें जो पोषक विरोधी पदार्थ रहता है वो रहता है गोसिपोल, गोसिपोल, या फिर गोसिपियन, गोसिपियन। ठीक है, इसमें जो पोषक विरोधी पदार्थ रहता है वो रहेगा गोसिपोल या फिर गोसिपियम। ठीक है, इसका मतलब ये क्या करेगा, तो ये जो शरीर में ये जो रहेगा गोसिपियम रहेगा, वो भी शरीर में फेरस की कमी करेगा, ये भी फेरस की कमी करेगा। ठीक है, इससे भी एनीमिया होगा। ठीक है, तो इसके उपचार में भी क्या लेंगे, FeSO4 ही देंगे। ठीक है, फेरस की कमी हो रही है तो हम गोसिपोल देंगे, यानी कि रिज्गे से जो पोषक विरोधी पदार्थ रहता है वो रहेगा, कारक रहेगा सेपोनिन। सेपोनिन से क्या होगा, जागदार आफरा होगा। उसके उपचार में हम साइमेथिकोन या डाइमेथिकोन, जो साइमेथिकोन जो ग्लोटोसिल नाम के
ग्लूटासिल नाम से आता है। सुबोबुल में माइमोसिन पाया जाता है जो फेरस की कमी करता है, जिससे फेरस की अगर कमी होगी तो एनीमिया होगा। उसको उपचार में देंगे हम फेरस सल्फेट या FeSO4। कपास की खल रहती है या बिनोला रहता है जिसमें गोसिपोल पाया जाता है, पोषक विरोधी पदार्थ कारक, ये जिससे फेरस की कमी करता है। इसके उपचार में भी देंगे हम FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे कि बाजरा या फिर शीरा। ठीक है, बाजरा या फिर शीरा, ये हम टोटल जितनी भी बातें कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल में कर रहे हैं, यानी कि कच्चे फॉर्म में उसको जानवर को खिलाने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा पोषक विरोधी पदार्थ वो रहेगा ऑक्जेलेट। ठीक है, अब ऑक्जेलेट ये क्या करेगा, तो ये शरीर में कैल्शियम की कमी करेगा। ठीक है, यह शरीर में कैल्शियम की कमी करेगा। अब कमी किसकी हो रही है, कैल्शियम की, तो हम देंगे उसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो रही है तो हम उसको देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हम मेनली उसको कैल्शियम ही दे रही है। जो बाजरा और शीरा रहता है वो ऑक्जेलेट नाम का उसमें पोषक विरोधी पदार्थ पाया जाता है जो कैल्शियम की कमी करता है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी पादप है, क्रूसीफेरी फैमिली। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली के जो पादप है, एग्जाम्पल पहले हम लेते थे सरसों, तारामीरा और बंद गोभी। ठीक है, ये तीनों आ गए क्रूसीफेरी फैमिली के पादप। ठीक है, अब जैसे कि सरसों, तारामीरा और बंद गोभी, तो इससे क्या होगा। ठीक है, इसमें जो पोषक विरोधी कारक रहता है वो रहता है ग्लाइकोसाइनोडेट। ठीक है, इसमें जो पोषक विरोधी जो कारक रहता है वो रहता है ग्लाइकोसाइनोडेट यानी कि गोइट्रोजन, ग्लूकोसाइनोलेट या फिर गोइट्रोजन। ठीक है, गोइट्रोजन यानी मेनली क्या करेगा, ये गोइटर रोग यानी गेंगा रोग करेगा, यानी कि आयोडीन की कमी करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, तो इससे जानवर में आयोडीन की कमी होगी, अब आयोडीन की कमी हो इसको क्या बोलेंगे हम, गेंगा रोग, मेनली गेंगा रोग या फिर गोइटर रोग, गोइटर डिजीज। ठीक है, यानी कि जो क्रूसीफेरी फैमिली के जो पादप रहते हैं उसमें सरसों, तारामीरा और बंद गोभी आते हैं, जिससे अगर हम जानवर को खिलाएंगे कच्चे फॉर्म में उसको, तो उसमें गोइटर डिजीज होगी यानी कि गेंगा रोग होगा उससे। और इसका जो उपचार रहता है वो रहेगा कि आयोडीन का इसमें कमी हो रही है तो इसको देंगे हम आयोडीन सप्लीमेंट। ठीक है, आयोडीन सप्लीमेंट। ठीक है, आयोडीन की कमी हो रही है तो उसको देंगे हम आयोडीन सप्लीमेंट। उसके बाद हम ले लेंगे कि जई और जो दूषित पानी रहता है, कीचड़ वाला प्रदूषित पानी, उसको लेंगे। इसके बाद हम लेंगे जई की है और प्रदूषित पानी। ठीक है, आगे का पॉइंट था हमारा 8वां, तो जई की है और प्रदूषित पानी। यानी कि जानवर अगर ज़्यादा मात्रा में जई की है खा ले या फिर ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित पानी पी ले तो उसमें क्या होगा, इसमें पोषक विरोधी जो कारक रहेगा वो रहेगा नाइट्रेट। ठीक है, अब नाइट्रेट रहेगा, नाइट्रेट से जानवर को कोई भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है। पर नाइट्रेट जब जानवर के रुमन में जाएगा, यानी कि जो भी रुमंती जानवर है, ये सिर्फ रुमंती जानवरों में ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर नाइट्रेट रुमंती जानवरों में जाएगा तो वो नाइट्रेट में बदल जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रेट में बदलेगा। नाइट्रेट का क्या काम रहेगा? नाइट्राइट रहेगा वो आपको मैं समझाऊंगा कि यह है रुमन। मान लो यह है जानवर का रुमन, इसमें जाएगा नाइट्रेट। अब नाइट्रेट तो इतनी जानवर के लिए इतनी खतरनाक नहीं रहती, पर जो नाइट्रेट रहता है वो रुमन में जाकर नाइट्राइट में बदल जाता है, ठीक है। ये रुमन में जाके नाइट्राइट में बदल जाता है। तो नाइट्रेट जो क्या करता है कि नाइट्रेट जो रहता है वो हीमोग्लोबिन रहता है, वो हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में बदल देता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में बदल देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो फेफड़ों से वायु को हृदय तक या फिर शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो रहता है वो +2 रहता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रहता है Fe+2, हीमोग्लोबिन रहता है Fe+2 और मेट हीमोग्लोबिन हो जाता है Fe+3, ठीक है। यानी कि अगर ये फेरस+2 और ये फेरस+3 हो गया, हीमोग्लोबिन के अगर फेरस में 2 अणु रहेंगे तो वो ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाने में काम करेगा। अगर Fe+3 हो गया यानी कि मेट हीमोग्लोबिन हो गया तो वो ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए काम नहीं करेगा, जिससे क्या रहता है कि शरीर के अंगों तक, यानी कि जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को ये कम कर देता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देगा, ठीक है। यानी कि जो जानवर का शरीर है उसमें ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देगा, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं करता या फिर कम कर देगा या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता, मेनली रहेगा इसमें नहीं करेगा, जानवर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेगा। मेट हीमोग्लोबिन क्या रहता है कि +3 हो गया तो ऑक्सीजन उससे कहीं पे भी जुड़ने का जगह नहीं बची, Fe+3 हो गया, उसका चार्ज फुल हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन इसमें कहीं पे भी जुड़ेगी नहीं, जिससे शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उपचार क्या रहेगा? तो इसका जो उपचार रहेगा इसको अब बदलना पड़ेगा हमें मेट हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन में। तो इसका उपचार रहेगा 1% मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। इसका उपचार रहेगा 1% मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। तो इसके हम उपचार में देंगे 1% मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 1% मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा कि जो मेट हीमोग्लोबिन है उसको वापस हीमोग्लोबिन में बदल देगा। अब यहाँ से यूँ जा रहा है तो इसमें एक ऑक्सीजन वैसे ही जुड़ रहा है, यानी कि +2 से +3 हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन वापस माइनस हो रहा है, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। यानी कि यूँ मान लो कि जब जानवर को हम जई की है या फिर प्रदूषित पानी अगर पिलाएंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में जानवर पी लेता है तो उसमें पोषक विरोधी का जो कारक रहता है वो बनेगा नाइट्रेट। अब नाइट्रेट जानवर के लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना नाइट्राइट है, तो नाइट्रेट रुमन में जाकर नाइट्राइट में बदल जाएगा, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन ने नाइट्रेट जो रहता है वो हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में बदल देता है, और मेट हीमोग्लोबिन रहते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम नहीं होने देता, यानी कि शरीर के अंगों तक वह ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं जाने देता, जिसके कारण जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो मेट हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में वापस बदलने के लिए हम 1% मिथाइलिन ब्लू का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि 1% उपचार के रूप में हम देंगे 1% मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, जिसके कारण वापस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की सप्लाई वापस जानवर को होगी, ठीक है। तो अभी हमने जो भी इसमें अभी पढ़ा वो पूरा हम लिखेंगे अभी, ठीक है।
जो जो भी हमने अभी पढ़ा वो पूरा इसमें जैसे कि तैसे हम लिखेंगे। यदि जय की है या फिर प्रदूषित पानी जानवर ज़्यादा मात्रा में पी ले, ठीक है। तो क्या होगा इसमें नाइट्रेट, तो इसमें नाइट्रेट पोषक विरोधी कारक उत्पन्न होगा, ठीक है। अब नाइट्रेट तो इतनी विषाक्त नहीं है, यानी कि उतना जानवर के शरीर को उतनी हानि नहीं करेगा जितना कि नाइट्रेट करेगा। तो ये क्या रहता है कि रुमंती जानवर में ये नाइट्रेट रहता है, वो नाइट्रेट में बदल जाता है, ठीक है। तो रुमंती जानवर में नाइट्रेट में बदल जाएगा, तो ये कहाँ बदलेगा? तो ये बदलेगा रुमन में। रुमंती जानवर के रुमन में नाइट्रेट जो रहता है वो नाइट्रेट में बदल जाएगा। और नाइट्रेट क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन में बदल देगा, मेट हीमोग्लोबिन में बदल देगा। तो मेट हीमोग्लोबिन क्या करेगा? मेट हीमोग्लोबिन जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं जाने देगा, जानवर के शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगा, ठीक है। यानी कि मेट हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं कर पाएगा, जिससे क्या रहता है कि जानवर का डेथ भी हो सकती है। तो इसके उपचार में क्या करेंगे हम? इसका उपचार जो करेंगे हम वो करेंगे 1% मिथाइलिन ब्लू से, 1% मिथाइलिन ब्लू से इसका उपचार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया नाइट्रेट पॉइजनिंग, तो नाइट्रेट विषाक्तता हो गया। उसके बाद हमने पॉइंट था 9वां है साइनाइड विषाक्तता। नौवां है साइनाइड विषाक्तता। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन से साइनाइड विषाक्तता होती है। पहला है ले लेते हम ज्वार, ठीक है। किन किन से होती है? तो ज्वार या फिर सूडान घास, ठीक है। ज्वार अब सूडान घास, तो यहाँ पर जो उसमें पोषक विरोधी कारक पाया जाएगा। तो ज्वार सूडान घास में क्या रहेगा? धुरिन, ठीक है। उसके बाद आ गया कच्चे बादाम, उसके बाद आ गया लिंसीड यानी कि अलसी, ठीक है। कच्चे बादाम में क्या पाया जाएगा और अलसी में क्या पाया जाएगा? तो कच्चे बादाम में पाया जाता है एमाइक्लेडिन, ठीक है। जो कच्चा बादाम रहता है उसमें पाया जाता है
ग्लाइडिन। और जो लिनसीड रहता है यानी कि जो अलसी रहता है उसमें पाया जाता है लाइनेमेसिन। ठीक है, अब मान लो कि ज्वार या मेनली तो हम इसमें जो जानवरों को खिलाते हैं वो रहता है ज्वार, सिर्फ ज्वार ही हम खिलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या रहेगा कि इन तीनों से धुरिन, एमाग्लाइडिन एंड लाइनेमेसिन, इन तीनों से साइनाइड विषाक्तता होती है। ठीक है, यानी कि इन तीनों से क्या होता है कि ये तीनों गाय के रुमन में जाकर HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड में बदल जाएंगे तो ये क्या रहेगा कि जो रहता है साइनोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है उसको ब्लॉक कर देंगे। जो HCN रहेगा वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा, ETC बंद हो जाएगा, जिसके कारण कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और जानवर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों रुमन में HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड में बदल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोसाइनिक एसिड करेगा कि यह जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है उनको कार्य करने से रोकेगा। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को कार्य करने से रोकेगा, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा, जिससे जानवर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, जिससे जानवर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हम अगर ज्वार उनको खिलाएंगे तो उसमें धुरिन पोषक विरोधी कारक उत्पन्न होगा। कच्चा बादाम खिलाएंगे तो एमाग्लाइडिन उसमें पोषक विरोधी कारक उत्पन्न होगा। लिनसीड खिलाएंगे या अलसी खिलाएंगे तो लाइनेमेसिन उसमें पोषक विरोधी कारक होगा। अब क्या रहेगा कि ये तीनों जो HCN रहता है यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड रहता है, ठीक है, तो ये क्या रहता है कि जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम रहता है शरीर रुमन में उसको काम करने से रोकेगा। तो क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बंद कर देगा यानी कि ब्लॉक कर देगा, तो जिससे जानवर को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकेगी, तो जानवर की डेथ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अब उपचार क्या रहेगा? इसका उपचार में इसके क्या देंगे हम? तो इसका उपचार क्या रहेगा? तो उपचार में हम देंगे 3 ग्राम सोडियम नाइट्राइड, 3 ग्राम सोडियम नाइट्राइड प्लस 15 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट, इन दोनों को 200 ml डिस्टल वाटर में डिसॉल्व करके IV देंगे यानी कि इंट्रावीनस। यानी कि अगर धुरिन विषाक्तता या फिर साइनाइड विषाक्तता हो तो
3 ग्राम सोडियम नाइट्राइड और 15 ग्राम सोडियम थायल सल्फाइड को मिक्स करके 200 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके उसको IV चढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमने लास्ट में साइनाइड विषाक्तता पढ़ ली थी। अब आगे रहेगा हमारा 10वां पॉइंट जो रहेगा, या तो हम जानवरों को कच्ची मछली खिलाए यानी कि रॉ फिश, या फिर ब्रेकन फर्म, या तो कच्ची मछली खिलाए, या ब्रेकन फर्म नाम की एक झाड़ी आती है वो अगर खिलाए तो जानवर में क्या होगा। तो जानवर में थियामिनेज, ठीक है, यानी जो पोषक विरोधी जो कारक रहेगा वो रहेगा उसमें थियामिनेज। तो थियामिनेज जो होता है वो थायमिन से रहता है। थायमिन किसे बोलते हैं? विटामिन B1। तो इसको बोलेंगे एंटी थायमिन, इसको बोलेंगे एंटी विटामिन बी। और विटामिन बी में भी कौन सी? विटामिन B1। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि विटामिन थियामिनेज, उसको बोलेंगे एंटी विटामिन B1, जिसको विटामिन B1 को ही बोलते हैं थायमिन। ठीक है, यानी कि अगर जानवर को कच्ची मछली या फिर ब्रेकन फर्म नामक जो झाड़ी आती है वो खिलाए तो उसमें जो पोषक विरोधी कारक रहेगा वो रहेगा थियामिनेज, यानी कि उसको बोलेंगे एंटी विटामिन B1, क्योंकि विटामिन B1 को बोलते हैं हम थायमिन। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी हो रही है तो इसको हम उपचार में देंगे विटामिन B1। ठीक है, तो इसको उपचार में भी देंगे विटामिन B1। अब ले लो हम जो कच्चा अंडा, ठीक है, यानी कि रॉ एग। अगर जानवर को रॉ एग खिलाए, यानी कि ये मान लो ये अंडा है, इसके जो बीच का भाग आ गया वो तो आ गया यॉक। ठीक है, और यॉक को नहीं, ये जो वाइट जो भाग रहता है अंडे का, जो वाइट भाग रहता है उसको हम बोलेंगे एग वाइट। इसमें मेनली क्या रहता है? एल्बुमिन प्रोटीन। इसमें रहता है मेनली एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, यानी कि रॉ एग, जब जानवर को हम कच्चा अंडा खिलाए, यानी कि जो इस पे वाइट भाग रहता है वो उसको कच्ची फॉर्म में खिलाए जिसमें रहता है एल्बुमिन प्रोटीन, तो इसमें जो पोषक विरोधी कारक रहेगा वो आएगा एविडिन। ठीक है, एविडिन। अब एविडिन आएगा तो एविडिन क्या काम करेगा? ये विटामिन जो B7 है उसको ब्लॉक कर देगा। अगर विटामिन B7 को ब्लॉक करेगा तो हम बोलेंगे एंटीबायोटिन, या फिर बायोटिन किसको बोलेंगे हम? विटामिन B7 को। ठीक है, एंटीबायोटिन या एंटी B7, जिसको B7 हम बोलेंगे विटामिन बायोटिन बोलेंगे हम, बायोटिन बोलते हैं हम विटामिन B7 को। तो B7 की कमी हो रही है तो इसको उपचार में क्या देंगे? तो इसको उपचार में देंगे विटामिन B7। ठीक है, B7 यानी कि विटामिन बायोटिन को ही बोलते हैं विटामिन B7। ठीक है, अब नोट लगा के एक चीज़ आएगी कि अगर मान लो एविडिन को एग वाइट कहते हैं, ठीक है, एविडिन को एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये जो एग वाइट रहता है उसमें पोषक विरोधी रहता है। ठीक है, तो नोट लगा के पहला आएगा कि एविडिन को एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं, एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एविडिन को एग वाइट इंजरी फैक्टर कहते हैं। तो जो बायोटिन रहता है, बायोटिन, अब एविडिन आ गया तो इसको एग वाइट जो एग रहता है उसको उसमें इंजरी करता है, यानी कि उसके पोषण में विरोध करता है, तो इसको बोलेंगे एंटी एग वाइट
इनको इसको बोलेंगे एग वाइट इंजरी फैक्टर, जो कि एग वाइट में जो उसमें उसको इंजर करता है, यानी कि उसमें पोषण में विरोध करता है, तो इसको बोलेंगे एग वाइट इंजरी फैक्टर। तो जो बायोटिन जो एविडिन को कम करेगा, तो बायोटिन को बोलेंगे हम एंटी एविडिन। बायोटिन को बोलेंगे हम एंटी एविडिन, एंटी एविडिन, या फिर उसको बोल लो एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, एग वाइट इंजरी फैक्टर। ठीक है, यानी कि मान लो कि जब हम जानवर को रो फिश या कच्ची मछली या फिर ब्रैकन फार्म नामक झाड़ी रहती है वो खिलाएंगे, तो उसमें पोषक विरोधी कारक रहेगा, वो रहेगा थियामिनेज। अब थियामिनेज यानी कि एंटी विटामिन B1, एंटी विटामिन B1 यानी थियामिनेज, थाइमिन को ही बोलेंगे हम थाइमिन को ही बोलेंगे हम विटामिन B। तो थाइमिन के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम एंटी विटामिन B1। उसके कमी हो रही है तो हम उपचार में देंगे विटामिन B1। ठीक है, और अगर कच्चा अंडा खिलाया जाए, कच्चा अंडा यानी कि ऊपर का जो वाइट रहता है उसका एग वाइट रहता है, यानी कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन रहती है वो अगर कच्ची फॉर्म में जानवर को खिलाया जाए तो उसमें जो पोषक विरोधी कारक रहता है वो रहेगा एविडिन। उसमें विटामिन B7 को वो डैमेज करेगा, जिसको बोलेंगे हम एंटीबायोटिन। एंटीबायोटिन यानी कि विटामिन B7। अगर B7 की कमी हो रही है तो हम विटामिन B7 ही देंगे, यानी कि बायोटिन देंगे। अगर एविडिन को हम एग वाइट इंजरी फैक्टर करें तो बायोटिन को हम बोलेंगे एंटी एविडिन, और बायोटिन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट रहेगा 12, जिसमें आएगा मक्का या गेहूं का चोकर। ठीक है, इसमें मक्का रहेगा या फिर रहेगा गेहूं का चोकर। मक्का या गेहूं के चोकर में जो पोषक विरोधी कारक रहता है वो क्या रहेगा, एंटी नियासिन। एंटी नियासिन। अब नियासिन किसको बोलते हैं, तो नियासिन बोलेंगे विटामिन B3 को। ठीक है, विटामिन B3 को ही बोलेंगे हम नियासिन, तो एंटी नियासिन बोल सकते हैं इसको। एंटी विटामिन B3 भी बोल सकते हैं एंटी नियासिन को, क्योंकि नियासिन हम बोलेंगे विटामिन B3 को। इसके अगर कमी हो रही है तो हम उपचार में देंगे विटामिन B3। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट ले लेते हैं हम 13वां पॉइंट, हम राजमा को कच्चे फॉर्म में खिलाया जाए। ठीक है, अब अगर राजमा को कच्चे फॉर्म में खिलाया जाए तो उसमें विटामिन E की कमी होगी, एंटी विटामिन E। अब विटामिन E की कमी हो रही है तो उपचार में देंगे हम विटामिन E। ठीक है, उसके बाद रहेगा हम देंगे उसको, अगर कच्ची मात्रा में स्वीट क्लोवर ये पौधे का नाम है, या फिर स्वीट क्लोवर, या फिर हम देंगे उसको वारफेरिन, ये भी एक पौधे का नाम है। अगर कच्चे फॉर्म में उसको स्वीट क्लोवर या वारफेरिन खिलाया जाए तो ये जो रहता है स्वीट क्लोवर या वारफेरिन खिलाया जाए तो ये रहेगा एंटी विटामिन K। इसमें पोषक विरोधी कारक रहेगा एंटी विटामिन K। ठीक है, यानी कि इससे क्या रहेगा कि रक्त का थक्का उसमें नहीं जमेगा, तो इसको उपचार में देंगे विटामिन K। ठीक है, उसके बाद रहेगा 15वां रहेगा कि उसको ग्वार मिल खिलाया जाए। ग्वार मिल खिलाया जाए तो ग्वार मिल में रहेगा ट्रिप्सिन इनहिबिटर और ग्वार गम। इसमें रहेगा ग्वार गम। ठीक है,
इसको उपचार में क्या देंगे? सोडियम थायोसल्फेट। उपचार में देंगे सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे हमारा सोलवा टॉप फीड। टॉप फीड यानी कि जो भी पेड़ की पत्तियां वगैरह, पेड़ की टॉप फीड यानी कि जो ऊपर लगता है, यानी कि ऊपर जो लगते हैं, यानी कि पेड़ की पत्तियां हो गई, या फिर जो पेड़ का जो घास फूस, मतलब जो ऊपर लगती है पेड़ की, मेन की पत्तियां ही ले लो। पेड़ की पत्तियां यानी कि खेजड़ी की पत्तियां रहती है मेनली, इसमें भी खेजड़ी की पत्तियां जो मेनली करके टॉप फीड में आएगा, जो ऊपर लगते हैं। तो खेजड़ी की पत्तियां रहती है, उसमें जो एंटी न्यूट्रिशन जो फैक्टर रहता है वो रहेगा टैनिन। ठीक है, इसमें भी उपचार में हम देंगे सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद हम ले लेंगे कि जो या जई। अगर जानवर को कच्ची मात्रा में ज़्यादा जो या जई खिला दिए तो उसमें जो रहेगा वो रहेगा बीटा ग्लूकेन्स। ठीक है, इसको उपचार में क्या देंगे? तो बीटा ग्लूकेनेज। बीटा ग्लूकेनेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज़्यादा गेहूँ खिला दिए जाए, ठीक है, यानी कि जानवर को ज़्यादा कच्ची मात्रा में अगर गेहूँ खिला दिया जाए तो उसमें जो पोषक विरोधी कारक रहेगा वो रहेगा अरेबिनोजाइलेंस। ठीक है, अरेबिनोजाइलेंस। ठीक है, और इसके उपचार में क्या लेंगे? तो इसके उपचार में भी लेंगे हम सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, और रहेगी नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ, अगर नीम की पत्तियाँ ज़्यादा खिला दी जाए तो इसमें जो पोषक विरोधी कारक रहेगा वो रहेगा निम्बिन या निम्बिडिन। निम्बिन या निम्बिडिन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पोषक विरोधी कारक हमारे यहाँ से खत्म होता है। यानी कि इनके अलावा अगर जो भी कोई भी बच गया, अगर वो उसमें पूछ लिया जाए कि उपचार, तो हम उसमें उपचार जो भी रहेगा वो रहेगा सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं या फिर एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि अगर रुमंती जानवर में साइनाइड की पॉइजनिंग की ज़्यादा संभावना होती है, यानी कि रुमंती जानवरों में साइनाइड पॉइजनिंग की ज़्यादा संभावना अगर होती है, जबकि अरुमंती जानवर जो है उसमें साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होती। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि हमने कुछ खाया जिसमें साइनाइड है, अगर वो हमारे पेट में, यानी कि जिसमें सिर्फ अमाशय के एक ही चैम्बर है, उसमें अगर जाएगा तो उसमें पाया जाता है HCl। अब HCl रहेगा तो वो साइनाइड को आगे कुछ करने, साइनाइड को बनने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसमें HCl रहेगा तो HCl उसमें वहीं पर उसको ख़त्म कर देगा। और अगर रुमंती जानवर है उसमें HCl नहीं पाया जाता है, अब रुमन में HCl नहीं पाया जाएगा तो वो उसमें काम करेगा। ठीक है, तो रुमंती जानवरों में साइनाइड पॉइजनिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी कि मान लो हम घोड़े में अगर ज़्यादा मात्रा में ज्वार देंगे तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें अमाशय के सिर्फ एक ही चैम्बर रहता है और उसमें भी HCl अमाशय में बनता है, इसलिए घोड़े में साइनाइड पॉइजनिंग नहीं होगी। तो क्या रहता है कि अगर रुमंती जानवरों में साइनाइड पॉइजनिंग की संभावना तो ज़्यादा रहती है, पर अरुमंती जानवरों में साइनाइड पॉइजनिंग की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि
जो अमाशय का जो भाग रहता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है पहले से ही, तो वो हाइड्रोसाइनिक एसिड को बनने नहीं देगा, ठीक है। और ज्वार को जो ज्वार रहती है वो हरे चारा मतलब हरे चारे के रूप में उसको डायरेक्ट हम जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जब तक ज्वार हरी अवस्था में रहेगी तब तक उसमें 40 दिन तक उसमें साइनाइड पॉइजनिंग की संभावना बनी रहती है। यानी कि मान लो हमने बुआई की ज्वार की, और ज्वार की बुआई करने से 40 दिन बाद हम ज्वार को उस जानवर को नहीं खिला सकते। 40 दिन तक उसको वैसे ही काट कर अलग रखना चाहिए, तभी हम उसको खिला सकते। अगर मान लो ज्वार सूख गई, खेत में ही खड़ी है पर सूख गई, फिर अचानक कोई बारिश आ गई या फिर हमने बुआई कर दी तो वापस वो हरी हो गई, उसके हम तुरंत पश्चात हम उसको गाय को किसी जानवर को नहीं खिला सकते, क्योंकि तब भी हम उसमें जो साइनाइड पॉइजनिंग रहती है वो ज़्यादा ही रहती है। यानी कि उसमें साइनाइड पॉइजनिंग होने के चांस रहते हैं। अब जो फसल में जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसको मापने का तरीका क्या है, तो हम उसको पाइक्रेट और पेपर टेस्ट द्वारा साइनाइड पॉइजनिंग को मापते हैं, ठीक है। तो हम जो भी कहा वो पूरा भी लिखेंगे, ठीक है। यानी कि रुमंती जानवरों में साइनाइड पॉइजनिंग की संभावना, साइनाइड विषाक्तता की संभावना ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है, ठीक है। जबकि रुमंती जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवरों में संभावना कम रहती है, क्योंकि अमाशय में HCN को बनने नहीं देता। ठीक है। फिर दूसरा हम लिखेंगे कि ज्वार को हरे चारे के रूप में जानवर को 40 दिन तक नहीं खिलाना चाहिए। ज्वार को हरे चारे के रूप में जानवर को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें 40 दिन तक बुआई के 40 दिन तक धुरन की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है। और ज्वार को मतलब साइनाइड जो पॉइजनिंग रहती है उसको मापने के लिए जो तरीका है, साइनाइड विषाक्तता को मापने का तरीका जिसे हम बोलेंगे पाइक्रेट पेपर टेस्ट। ठीक है। यानी कि रुमंती जानवरों में साइनाइड विषाक्तता की संभावना ज़्यादा रहती है और रुमंती जानवरों में साइनाइड विषाक्तता की संभावना कम रहती है, क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है जो HCN को बनने नहीं देता। और ज्वार सीधे हम हरे चारे के रूप में जानवर को नहीं खिला सकते, क्योंकि उसमें बुआई के 40 दिनों तक उसमें धुरिन की मात्रा ज़्यादा रहती है जो साइनाइड विषाक्तता को बढ़ावा देता है। और साइनाइड विषाक्तता को जो मापने का तरीका है उसको बोलेंगे हम पाइक्रेट पेपर टेस्ट। ठीक है। थैंक यू।